हम लोग रीमान इंटीग्रेबल पढ़ रहे थे, उसमें से आज हम लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन बैंक में देख लेते हैं क्या ये क्वेश्चन पूछा गया है। तुरंत क्वेश्चन बैंक कहाँ है भाई? चलो ठीक है, रीमान इंटीग्रेबल आई मीन रियल एनालिसिस में ही ये आएगा आपका। 2015 में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका, एंड 2013 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका, और आपका ये 2010 में पूछा गया है। और भाई देख लेना आप, ठीक है। हम लोग अपनी क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस थ्योरम को सॉल्व करने से पहले आप ये समझ लो कि आपके थ्योरम में क्या दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं हम लोग को दिया हुआ क्या क्या है। हम लोग को दिया हुआ है कोई फंक्शन f जो है रीमान इंटीग्रेबल है, एंड कोई g फंक्शन भी मेरा क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। इसका हम कोई ग्राफ बना लेते हैं, आपको समझ में अच्छे से आएगा। जैसे यहाँ आप देखो कोई फंक्शन f है जो कि a से लेकर के b में मेरा रीमान इंटीग्रेबल है। ये मतलब ये पूरा एरिया कवर होगा जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो। लेकिन साथ ही साथ इसी ए बी में एक और फंक्शन लिया गया है g, जो कि इस इंटरवल में वो भी रीमान इंटीग्रेबल है। इसका मतलब अपने मन से हम कोई एक फंक्शन g ले लेते हैं जो कि इसी ए बी में क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। दैट्स क्लियर। ज़्यादा आप ग्राफ पे फोकस मत करो, समझने पे फोकस करो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग जान रहे हैं ना, कोई भी फंक्शन अगर रीमान इंटीग्रेबल होता है तो इसका मतलब है कि उसका अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम इक्वल होता है। उसी को हम लोग प्योर मैथ में लिखते हैं, जैसे 5 = 5 है, इसी को प्योर मैथ में हम लोग लिखेंगे 5 - 5 लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, करीबन करीब ये 0 के बराबर है एप्सिलॉन। इसी को लिखने का तरीका अलग है प्योर मैथ में। तो यहाँ पर अगर यूपी और एलपी इक्वल है, इसका मतलब है जब दोनों को घटाएंगे ना वो लेस देन एप्सिलॉन होएगा। मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ, आप मेरी बातों को ध्यान में आने दो। मैंने कहा कोई भी फंक्शन अगर रीमान इंटीग्रेबल हो, इसका मतलब है कि उसका अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। एंड और भी कुछ हो सकता है अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो तो। हाँ, इसके पहले हम लोग सेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट देखे थे ना। अच्छा, सिंपल है, कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है मतलब क्या, वो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस। इसका मतलब हुआ इसमें जितना भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा वो करीबन करीब उसका मेजर 0 होगा, मतलब होएगा ही नहीं। हाँ, मतलब डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है इसमें। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है मतलब वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है इसका मतलब उसमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है। तो इसी को हम लोग लिखे, जो भी इसके अंदर डिसकंटिन्यूअस पॉइंट का सेट होगा D1, उसका जो मेजर होगा वो करीबन करीब 0 के बराबर होगा। मेजर तो मैंने समझाया हुआ है आपको। तो हम लोग इस दोनों में से किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग सेकेंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज ये फर्स्ट वाला मेथड हम लोग काफ़ी बार यूज कर चुके हैं। तो सेकेंड मेथड कुछ नया है, तो नयापन से हम लोग सीखेंगे इसको। अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, इसका मतलब हुआ जो भी इस f फंक्शन में जो भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा इसको हम लोग D1 मान लिए। तो D1 का जो मेजर होगा, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट का जो मेजर होगा वो करीबन करीब 0 के बराबर होगा। एंड सेम अगर कोई g फंक्शन है, उस g फंक्शन में भी जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा D2, उसका भी मेजर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो हमको प्रूफ करना है पहला चीज क्या, कि ये फंक्शन जो f और g है जब दोनों को जोड़ देंगे ना f + g, वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा इसी ए बी में। हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन घटाने पर भी वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, ये हमको प्रूफ करना है। एंड सेकंड ये प्रूफ करना है कि f का अगर हम रीमान इंटीग्रेबल निकालते हैं ए बी में, एंड g का भी रीमान इंटीग्रेबल निकालते हैं ए बी में, अगर दोनों को जोड़ देना f और g को, तो वो बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? इस दोनों फंक्शन का जो सम है f + c, इसका रीमान इंटीग्रेबल के बराबर होगा। अच्छा, हल्का फल्का आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, जैसे ही हम लोग फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे सेकेंड पार्ट ऑटोमेटिक आपकी समझ में आने लगेगा। ठीक, अपने फर्स्ट पार्ट पर ध्यान दो आप। पहले हम लोग मान लेते हैं कि D1 क्या है, D2 क्या है। दैट्स क्लियर। ठीक, लेट D1 है मेरा सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, किस पे, f फंक्शन पर। सेम उसी तरह D2 को हम लोग मानेंगे कि वो भी सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी लेकिन g फंक्शन पर है।
बट हमको दिया हुआ क्या क्या है उस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। गिवन डेट हमको ये दोनों टर्म दिया हुआ है, एफ रीमान इंटीग्रेबल है और जी भी रीमान इंटीग्रेबल है। इसका मतलब हो गया कोई भी रीमान इंटीग्रेबल है वो कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस होगा इसका मतलब हो गया कि उसके अंदर जो भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट का सेट होगा ना उसका मेजर मेरा 0 होएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ D1 मेरा 0 हो गया, बिकॉज F मेरा रीमान इंटीग्रेबल है। एंड G के लिए भी यही सेम होगा कि जो इसका मेजर होगा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट का वो भी 0 होगा। अब यहाँ पर आप बोलोगे भैया F रीमान इंटीग्रेबल था, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट का मेजर 0, G रीमान इंटीग्रेबल था, इसका भी मेजर 0। अगर हमको F प्लस G को रीमान इंटीग्रेबल दिखाना है इसका मतलब है कि इसका अगर डिसकंटिन्यूअस पॉइंट का मेजर 0 दिखा देना तो ये रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। मैंने क्या कहा, दिमाग में आने दो। हमने कहा f प्लस जी फंक्शन के लिए अगर हम ऐसा दिखा दें कि इसका जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट का सेट होगा उसका मेजर 0 होगा। अब डिसकंटिन्यूअस पॉइंट का सेट क्या, f का डिसकंटिन्यूअस पॉइंट D1, g का डिसकंटिन्यूअस पॉइंट D2, चूंकि दोनों फंक्शन ऐड है इसका मतलब इसका भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट जो है ऐड हो जाएगा, जिसको हम लोग यूनियन से दिखाते हैं। हाँ, यूनियन से दिखाते हैं। अगर हम लोग ऐसा दिखा दिए कि D1 यूनियन D2 का मेजर 0 के बराबर है तो मेरा रीमान इंटीग्रेबल प्रूफ हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा पिछले प्रीवियस थ्योरम में, जो मैंने प्रूफ नहीं करवाया है लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है, क्या कि अगर D1 का मेजर 0 निकल रहा है, D2 का मेजर 0 निकल रहा है तो दोनों के यूनियन का भी मेजर 0 होएगा। समझ रहे हो, शायद आप मेजर वाले टॉपिक में पढ़ लिए होगे। ठीक है, ये इससे पहले का टॉपिक है, चैप्टर 4 में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अभी हम रीमान इंटीग्रेबल पढ़ा रहे हैं आपको। तो प्रीवियस थ्योरम से क्या हो गया उसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम में D1 और D2 का अगर मेजर 0 दिया हुआ है तो D1 यूनियन D2 का भी मेजर 0 होएगा। अगर D1 यूनियन D2 का मेजर 0 निकल गया इसका मतलब हो गया जो f प्लस जी फंक्शन है ना उसमें जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है वो 0 है, मतलब वो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट तो है ही नहीं, इसमें 0 है वो। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए f प्लस जी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। थोड़ा सा प्योर मैथ का भाषा लगा देते हैं हम लोग, f प्लस जी आर कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ए बी, मतलब ए बी के करीबन करीब सारे पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है मेरा कंटिन्यूअस है। या फिर डायरेक्ट लिख दोगे ना, डैट इज f प्लस जी आर कंटिन्यूअस ऑन ए बी, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो। ठीक, अगर ये कंटिन्यूअस हो गया f प्लस जी, इसका मतलब क्या हुआ कि f प्लस जी रीमान इंटीग्रेबल है, जो कि हमको प्रूव करना था। इसलिए f प्लस जी मेरा रीमान इंटीग्रेबल हो गया ए बी इंटरवल में। अब यहाँ पर एक और चीज प्रूफ करना है कि f माइनस जी भी रीमान इंटीग्रेबल होएगा। लेकिन देखो प्रूफ करना बहुत आसान है, क्योंकि g हमको रीमान इंटीग्रेबल दिया हुआ है, कोई g फंक्शन है जो कि हमको रीमान इंटीग्रेबल दिया हुआ है, वो भी ए बी इंटरवल में। इसका मतलब हो गया क्या, अगर इसी ए बी का बात करें, अगर इसमें हम निगेटिव साइन से इस तरह हम लोग कोई फंक्शन ले, बिल्कुल जी का निगेटिव टर्म है इस फंक्शन में, माइनस जी है, वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। रीमान इंटीग्रल में आपने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब हो गया अगर माइनस जी ले वो भी मेरा क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। थोड़ा देर के लिए आप शांत हो जाओ, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। हम लोग f प्लस जी फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल दिखा दिए, एंड हम लोग g फंक्शन हमको दिया हुआ है ये कि g जो है रीमान इंटीग्रेबल है, इसका मतलब माइनस जी भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, ये हम लोग पढ़े हुए। और अभी हम लोग देखें ना, अगर कोई दो फंक्शन लेते हैं, जैसे f और माइनस जी दो हम फंक्शन लिए, अगर दोनों फंक्शन बारी बारी से रीमान इंटीग्रेबल है, जैसे f और g फंक्शन लिए थे, अगर ये दोनों रीमान इंटीग्रेबल दिया रहने पर हम प्रूफ किए कि f प्लस जी भी क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या करें उसको समझो। यहाँ पर मैंने कहा कि f हमको रीमान इंटीग्रेबल दिया हुआ है और माइनस जी भी रीमान इंटीग्रेबल दिया हुआ है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे ना तो वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। क्या सेम इसी थ्योरम से आ रहा है ना, बस उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसलिए f प्लस माइनस जी ये भी हमारा रीमान इंटीग्रेबल होएगा। इसका मतलब हो गया कि f माइनस जी क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। हम लोग का फर्स्ट टर्म प्रूफ हो चुका है, हम लोग को अब सेकेंड टर्म प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है हम लोग को देखिए अभी, अगर कोई दो फंक्शन का सम f प्लस जी अगर मेरा रीमान इंटीग्रेबल है तो f प्लस जी का जो हम लोग एक्चुअल में रीमान इंटीग्रल करेंगे,
समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमने कहा अभी हम लोग देखे ना कि f प्लस जी रीमान इंटीग्रेबल रहा कब, जब f भी रीमान इंटीग्रल है और g भी रीमान इंटीग्रल है। अब एक्चुअल में हम लोग f प्लस जी का रीमान इंटीग्रेबल दिखाएंगे कि वो किसके बराबर होता है। मतलब इसका रीमान इंटीग्रेबल ए बी में, समझना कोई f प्लस जी अगर मेरा रीमान इंटीग्रेबल है ए बी में, इसका मतलब हो गया कि इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। ये बराबर हो सकता है f का रीमान इंटीग्रेबल एंड g का रीमान इंटीग्रेबल, वो भी ए बी में ही। ये इसके सम के बराबर होएगा, समझ रहे हो। जैसे हम एक अलग f का रीमान इंटीग्रेबल बनाए, एक और g का रीमान इंटीग्रेबल बनाए, तो ये दोनों के सम के बराबर होगा f प्लस जी का रीमान इंटीग्रेबल। ठीक, यहाँ पर इक्वल साइन लगा दो। अब इसको समझना है भाई, समझ रहे हो, कैसे समझना है वो समझो। मैंने जो कहा आप उसको समझो कि f रीमान इंटीग्रेबल है, g भी रीमान इंटीग्रेबल है। अगर दोनों को ऐड कर रहे हैं तो वो बराबर हो रहा है f प्लस जी के रीमान इंटीग्रेबल का। और हम लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं उसको समझो कि पीछे जाओ, बैक जाओ। अगर लोअर रीमान इंटीग्रेबल लें, जैसे मैं एक आपको ग्राफ बना के समझाता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखो, मैंने आपको समझाया हुआ है, क्या समझाया हुआ है कि रीमान इंटीग्रेबल किसको कहेंगे, जब मेरा लोअर रीमान इंटीग्रेबल और अपर रीमान इंटीग्रेबल दोनों बराबर हो। और ये लोअर रीमान इंटीग्रेबल बराबर होता है एलपी के सुप्रीमम का। एलपी का सुप्रीमम क्या, इसका जो सबसे इन्फीमम वैल्यू ये है स्मॉल एम आर, इस एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर इंटरवल के लिए। तो इसका इन्फीमम और इसका लेंथ दोनों का मल्टीप्लाई से ये एरिया आया आपका। अब ये एरिया जो आया ये मेरा लोअर रीमान सम है, लेकिन लोअर रीमान इंटीग्रल क्या हुआ कि जब इसका हम लोग सुप्रीमम वैल्यू ले लेंगे। सुप्रीमम वैल्यू कब होगा, जब इसका लेंथ करीबन करीब 0 के बराबर कर दिए। इस दोनों को करीबन करीब 0 के बराबर कर देंगे तो यहाँ पर एरिया ही नहीं बचेगा। समझ रहे हो कि वही चीज़ आपको यहाँ समझना होगा कि इसका वैल्यू कैसे निकालते थे, इस एम आर में इस डेल आर के साथ मल्टीप्लाई करके जो एरिया निकला उसी को हम लोग लोअर रीमान सम कहते थे ना। लेकिन ये पूरे के पूरे ए बी इंटरवल की बात यहाँ पर की जा रही है। मतलब हमको ए बी इंटरवल के लिए सबके लोअर रीमान सम को जोड़ना होगा। मतलब समेशन का सिंबल लगा दिए। हर एक इंटरवल के लिए, हर एक सब इंटरवल के लिए आपको समेशन करना होगा r इक्वल टू 1 से n तक, जिससे कि ये मेरे पूरे ए बी इंटरवल को कवर करेगा। अब यहाँ समझना है कि हम लोग लोअर रीमान इंटीग्रल में स्मॉल एम आर लगाते थे, अपर रीमान इंटीग्रल में कैपिटल एम आर लगाते थे। तो हम लोग रीमान इंटीग्रेबल में क्या लगाएंगे, बताओ। जो कि स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर करीबन करीब बराबर हो जाता है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों बराबर है एक्जाय आर का। तो हम लोग रीमान इंटीग्रेबल के लिए हम लोग एक्जाय आर का प्रयोग करेंगे। तो सेम इसी फंडा से यहाँ पर एक्जाय आर लिखेंगे एंड डेल आर। ये एफ फंक्शन का हुआ, तो एफ फंक्शन के लिए एक्जाय आर इंटू डेल आर। इसी तरह सारे इंटरवल ए बी के लिए हम लोग समेशन का सिंबल लगाएंगे। सेम यही फंडा आपका जी में भी चलेगा। जी में भी क्या करेंगे हम लोग, रीमान इंटीग्रेबल है तो सुप्रीमम इन्फीमम में लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे, इस एम आर में लेंथ का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एम आर को हम लोग करीबन करीब एक्जाय आर माने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एम आर की जगह पर एक्जाय आर लिखेंगे। एक्जाय आर ये नहीं, ये इसके साथ हम लोग फंक्शनल का वैल्यू भी लगाएंगे। एक्जाय आर पॉइंट है, उस पॉइंट पर फंक्शन, जैसे मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट एक्जाय आर है, इस पॉइंट पर यहाँ पर जो एफ एक्जाय आर होगा ना, उसको हम लोग मान लिए कि वो एम आर और कैपिटल एम आर के बराबर है, क्योंकि इसका इन्फीमम और सुप्रीमम करीब करीब इक्वल होता है भाई। उसी इक्वल पॉइंट को हम लोग मान लिए कि वो इसके नहीं, वो एफ एक्जाय आर के इक्वल है। जैसा फंक्शन वैसा मानेंगे। जी में क्या होगा आपका, जी एक्जाय आर। सिर्फ हमको फंक्शन चेंज करना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एफ के जगह पर जी लगा दिए, तो ये इस फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू हो गया। जब इस दोनों को सम करेंगे ना, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो बराबर होगा, सब कुछ सेम, लेंथ सेम, समेशन भी सेम। बस यहाँ पर एफ फंक्शन था, यहाँ पर जी फंक्शन पर एक्जाय आर था, वो वैल्यू था। यहाँ पर एफ प्लस जी फंक्शन पर जो एक्जाय आर वैल्यू होगा ना, वो ले लेंगे। अच्छा, ये सारी बातें बात की। अब यहाँ देखो, एफ रीमान इंटीग्रेबल, तो इसके वैल्यू के बराबर हुआ। ये चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अगेन एफ जी मेरा रीमान इंटीग्रेबल है। इसका मतलब हो गया कि अगर डेल ग्रेटर देन 0 हो,
समझना है। अगर हम लोग डेल की बात करें ना, तो आप डेल मतलब टेंस टू जीरो आपने ध्यान में कहीं पर किसी कली के कोने में रख लो इसको, बिकॉज यहाँ पर करीबन करीब जो इसका नॉर्म ले रहे हैं ना वो टेंस टू जीरो है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि हर एक पार्टीशन के लिए जो नॉर्म होगा ना इस पी पार्टीशन का वो करीबन करीब लेस देन डेल्टा, डेल्टा तो टेंस टू जीरो पहले से है, उससे भी छोटा है इसका नॉर्म। इस सारी बातों को समझते हुए हम लोग आगे चलेंगे। कहाँ आगे चलेंगे? इस कंडीशन पर आएंगे। ये कंडीशन ये जो एग्जैक्ट आर वाला है ना वो इसी एक आर्बिट्रेरी सब इंटरवल के लिए, जो कि इस पूरे इंटरवल ए बी में इस सब इंटरवल के लिए हम लोग डेल आर एग्जैक्ट आर ये सब लगा रहे हैं, समझ रहे हो ना। अगर जैसे जैसे आर का वैल्यू पुट करेंगे तो वो पूरे इंटरवल के लिए हो जाएगा। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। अब यहाँ देखो, चूंकि ये इसके इक्वल है, जैसे 5 बराबर 5 है, या ऐसे समझो अगर a बराबर 5 है और b बराबर 5 है तो हम लोग कह सकते हैं कि a में अगर b को घटाएंगे उसका वैल्यू 0 होगा। इसी को प्योर मैथ में कहा जाता है कि अगर a में b को घटाओगे ना लेस देन एप्सिलॉन होएगा। प्योर मैथ है भाई। तो वही चीज़ यहाँ पर होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, इसका मतलब इसमें इसको घटाएंगे ना तो उसका जो मोड होगा वो करीबन करीब 0 के बराबर होगा। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। क्या इस टर्म में इस टर्म को घटाएंगे वो करीबन करीब 0 के बराबर होगा। अब एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 3 जो लिखना लिख सकते हो। हम एप्सिलॉन बाय 2 लिख रहे हैं बिकॉज आपके लिए, बस आपके लिए लिख रहे हैं, बाद में आपको सहूलियत होगा। एंड आगे देखो, एंड ये इसके इक्वल है तो इसको भी लिख सकते हैं। इसमें जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो करीबन करीब 0 के बराबर निकलेगा। जहाँ पर मैंने यहाँ समझाया था कि एक्स आई आर इसी दोनों के बीच में कोई पॉइंट है जिस पर उसका फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स आई आर और जी एक्स आई आर हम लोग लिखे हुए हैं अलग अलग फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर दिखा दो, ज़्यादा आपको डाउट ना होगा। एक्स आई आर कहाँ कहाँ बिलोंग कर रहा है? एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर के बीच में एक्स आई आर बिलोंग कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया तो आपकी सारी परेशानियाँ सॉल्व हो गई होगी। अब हमको जो प्रूफ करना है पहले उसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। अभी हम सिर्फ ऐड के लिए लिखेंगे, बाद में सब्ट्रैक्ट को सिमिलरली से प्रूफ कर लेंगे, चिंता मत करो। देखो जैसे यहाँ पर ये इसके इक्वल था तो ये चीज़ हम लोग लिखे, दोनों का सब्ट्रैक्ट किए लेस देन एप्सिलॉन निकला। अगर इस दोनों को हमको इक्वल करना है, अगर हम ऐसा दिखा दिए कि दोनों का सब्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं एप्सिलॉन के बराबर है, प्रूव हो गया मेरा, ये दोनों इक्वल है। समझ रहे हो क्या करना चाह रहा हूँ मैं? भाई तो समझदार हो गया लगता है। और ये कहीं ना कहीं हम यहाँ पर इसको इसके इक्वल दिखाए हुए हैं। किसके इक्वल? एफ प्लस जी फंक्शन पर जो मेरा एक्स आई आर था, ये समझो ना, या तो ये स्मॉल एम आर होगा या तो कैपिटल एम आर होगा। उसी में ना मल्टीप्लाई करते थे लेंथ का, जो कि हमको लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल आता था। कब? जब ये लेंथ टेंस टू 0 हो। अच्छा ये सारी बातें को बाद में ही रहने दो, जो हम समझना चाह रहे हैं वो समझो। मैंने बस इतना सा कहा है कि हमको ये प्रूफ करना है और ये इसके इक्वल है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसका सब्ट्रैक्ट जो है 0 के बराबर तो होगा नहीं, क्यों ना इस दोनों का सब्ट्रैक्ट किया जाए और लेस देन एप्सिलॉन मेरा आ जाएगा, तो वहाँ से इसके बदले में इसको रिप्लेस कर देंगे तो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। चलो इसका सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको हम लोग अलग अलग मल्टीप्लाई में अलग अलग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखो क्या है, एफ प्लस जी इंटू एक्स आई आर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स आई आर प्लस जी एक्स आई आर। ऐसा करने से ये इस दोनों के फॉर्म में आएगा, इसके बदले में हम लोग ये पुट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, एप्सिलॉन आ जाएगा। क्या समझ रहे हो आप? बहुत अच्छी बातें हैं। दोनों को अलग अलग करो, इसको हम उधर करते हैं, ठीक है। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर किए, इस दोनों को एफ एक्स आई आर प्लस जी एक्स आई आर इसको तोड़ दिया। ऐसा करने से मेरा पीछे का इक्वेशन है वो काम यहाँ पर पड़ेगा और हम लोग का सॉल्व होगा। परेशान मत हो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। एंड एफ एक्स आई आर के साथ इस एफ वाले फंक्शन को, जी एक्स आई आर के साथ इस जी वाले टर्म को रखना है, ठीक, बराबर। अच्छा हो सकता है आपको डाउट हो जाए, हम लोग पहले इसको मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। समेसन एफ एक्स आई आर और इसका मल्टीप्लाई डेल आर के साथ, फिर प्लस समेसन जी एक्स आई आर और डेल आर के साथ। अब तो यहाँ दिक्कत नहीं होगा आपको, सबको अपने अपने ग्रुप में भेजो। इसका ग्रुप इधर आ गया एंड इसका ग्रुप ये इधर आ गया। अब आपको पता होगा कहाँ गया चिरकुट। हाँ देखो, अगर a प्लस बी ऐसा है, इसका मतलब अगर दोनों का मोड अलग अलग करते हैं ना भाई, याद रखना, तो ये वैल्यू आपका ग्रेटर हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो सेम वही फंडा यहाँ लगेगा, जब इस दोनों का मोड अलग अलग करेंगे तो ये टर्म जो यहाँ लिखने वाले हैं ये इससे ग्रेटर हो जाएगा, ये टर्म ग्रेटर होगा।
तो अलग अलग कर लो, इसका मोड अलग, इसका मोड अलग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना है आपको, इसका वैल्यू क्या था, यहाँ देखो था ना लेस देन एप्सिलॉन, था ना इसका वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। मतलब बताओ तो इसमें ये टर्म और ये टर्म में ग्रेटर कौन है, ये एप्सिलॉन वाला टर्म ग्रेटर है। मतलब इस टर्म की जगह पर और ग्रेटर वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू तो और ग्रेटर हो जाएगा। मतलब समझना है, इस टर्म से तो एप्सिलॉन और ग्रेटर था ना, अगर इसकी जगह हम लोग एप्सिलॉन बाय 2 रखें तो इसका वैल्यू तो और ग्रेटर हो गया, समझ रहे हो। एंड प्लस था प्लस, इसका वैल्यू अगर एप्सिलॉन बाय 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू और ग्रेटर हो जाएगा, तो ये इक्वल का साइन हट जाएगा, ठीक। समझ, यहाँ तो समझ में आ गया होगा, बिकॉज यहाँ पर एप्सिलॉन बाय 2 इस टर्म से और ग्रेटर था। देख लो दोनों टर्म यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक। चलो अब यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन हुआ, इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि ये टर्म जो है लेस देन एप्सिलॉन हो गया। और मैंने कहा है ना, जब दो टर्म का सब्ट्रैक्शन लेस देन एप्सिलॉन हो गया तो क्या दोनों इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। और मैंने आपको बताया था इसके पहले, क्या बताया था याद पारो, कि ये टर्म जो है ना ये बराबर था एफ प्लस जी का रीमान इंटीग्रेशन का। क्या मैंने बताया था आपको इसके पहले, यहाँ पर देखो था ना ये बराबर, दोनों एक दूसरे का इक्वल। इसका मतलब हो गया भाई कि ये इसके बराबर है, इसके जगह हम लोग ये टर्म पुट कर देंगे। इसका मतलब इसलिए ए से बी एफ प्लस जी का जो रीमान इंटीग्रेबल होगा वो इस टर्म के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर एक और लाइन लिखना चाहते हो तो लिख देना, ये इसके बराबर है क्योंकि इसका वैल्यू इसके बराबर है एफ प्लस जी के रीमान इंटीग्रेबल का। इसका मतलब हो गया कि एफ प्लस जी का रीमान इंटीग्रेबल इस दोनों के सम के बराबर है, जो कि हमको प्रूव करना था। सिमिलरली हम लोग इस तरह प्रूव कर सकते हैं कि एफ माइनस जी का रीमान इंटीग्रेबल इस दोनों के सब्ट्रैक्शन के बराबर है। दैट्स क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड एक और बात लास्ट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने रियल एनालिसिस का स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखा हुआ है ना, तो जाओ प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर अच्छे से सारी वीडियो को कवर करो भाई, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे अगर पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।